क्या स्टार्ट किया था? लीगल मेट्रोलॉजी स्टार्ट किया था। क्या डिस्कस कर रहे थे लीगल मेट्रोलॉजी में? वेट्स एंड मेजर्स के बारे में। बेसिकली वेट्स एंड मेजर्स की जो स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है? लीगल मेट्रोलॉजी। इंटरनेशनल पार्लेंस को देखते हुए इस लॉ को हमारे यहाँ चेंज कर दिया गया था, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता सकते हैं? OIML। फुल फॉर्म? अब आप बनाएंगे ना कुछ ना, ओ से कुछ होगा, आई से कुछ होगा, है ना? ओके, ठीक है। हम लोग ने उसके बाद डेफिनेशंस देखी थी। मैन्युफैक्चरर, रिपेयरर, डीलर किस चीज के थे ये? मैन्युफैक्चरर बनाए या असेंबल करे या बना बनाए ले, वो सब क्या माना जाएगा? मैन्युफैक्चरर। प्रेमाइसेस की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। क्या क्या चीजें थी प्रेमाइसेस? सबसे पहले वेयर हाउस, सबसे पहले वो जगह जहां पे बनता है, ठीक है। उसके अलावा वेयर हाउस, गोडाउन, या फिर ड्वेलिंग हाउस, व्हीकल, ठीक है। ये सब क्या माने जाते थे? हाँ, प्रेमाइसेस, ठीक है। फिर हम लोग ने देखा था इसका जो प्रोसेस था, इसके लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स थे। अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई अनवेरिफाइड या इलीगल वेट एंड मेजर है तो वो उस पर क्या करवा सकते थे? सीजर, ठीक है। और सीजर के बाद उसका क्या हो जाता था? फॉरफीचर। हम लोग को स्टार्ट करना था यहां से, प्री पैकेज्ड कमोडिटी। चलिए, अंडर द लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स सर्टेन मैंडेटरी डिक्लेरेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन ऑल प्री पैकेज्ड कमोडिटी। यानी जितनी भी प्री पैकेज्ड कमोडिटी है उन सब पे कुछ डिक्लेरेशंस होना जरूरी है। आपने क्या क्या डिक्लेरेशंस देखे हैं? क्या क्या लिखा होता है? देखें पैकेट के पीछे, कब कब देखा है आपने? जैसे जब आप खाली बैठे हो, चिप्स खत्म हो जाए, है ना, यही करते हैं। क्या क्या लिखा होता है? MRP, ओके। इंग्रेडिएंट्स, ओके। उसको लगा कोई और न बता दे, हमारा सुन ले। हाँ हाँ, इंग्रेडिएंट्स हो गए। फिर एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग, ओके, कहाँ बनता है, और हाँ लो ग्रीन एंड रेड लोगो, और बस अब आवाजें शांत हो गई। एलर्जिक, ओके, क्या चीज से एलर्जिक है, और एनीथिंग एल्स? कई बार रेसिपी भी देते हैं, ओके, और दैट्स इट। हाँ, इससे ज्यादा हम लोग पढ़ते नहीं है। हम लोग बाकी उसका जो नमक बचा होता है उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं ना। चिप्स खत्म हो गए, कुछ तो बचा है पैकेट में, देखो। नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, पैकर, इंपोर्टर, कंट्री ऑफ ओरिजिन। कंट्री ऑफ ओरिजिन भी होता है। आप कभी पैकेट देखिएगा, नेम ऑफ द कमोडिटी, नेट क्वांटिटी नहीं बताया आपने, क्वांटिटी होता है कि नहीं होता है, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल सेल प्राइस, ठीक है, एंड कंज्यूमर केयर डिटेल्स, ये भी नहीं बताया आपने। कंज्यूमर केयर डिटेल्स होते हैं उसमें कि अगर आपको कोई शिकायत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी किया है ऐसा किसी ने? नहीं। हाँ, कह रहे हमें शिकायत होती है तो हम लोग दोबारा वो खाते नहीं है फिर, है ना। द पेनाल्टी प्रोविजंस आर मेड अंडर सेक्शन 36 फॉर वायलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मैंडेटरी डिक्लेरेशन। ये जितनी चीजें हैं इनको मैंडेटरी डिक्लेरेशन कहा जाता है। और अगर आपने पैकेज में ये चीजें नहीं लिखी हैं तो आपके ऊपर पीनल प्रोविजंस लग जाते हैं सेक्शन 36 के, ठीक है। ये मार्क कर लेना, मैंडेटरी डिक्लेरेशंस क्या क्या होते हैं। What is a pre-packaged commodity? Pre-packaged commodity means a commodity which, without the purchaser being present, is placed in a package of whatever nature. ठीक है, जब आप प्रेजेंट नहीं थे तब जो चीज पैक कर दी गई उसको क्या कहा जाता है? प्री पैकेज्ड कमोडिटी। जरा डिक्लेरेशंस देखो क्या क्या रूल है इसके। सेक्शन 18 स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर, पैक, sell, import, distribute, deliver, offer, expose, or possess for sale any pre-packaged commodity unless such package is in such standard quantity or number and bears such declarations as may be prescribed. यानी कोई भी प्री पैकेज कमोडिटी तब तक नहीं बेच सकता जब तक उसमें वो नॉर्मल डेक्लेरेशंस ना हो, ठीक है। अब देखो क्या क्या होता है डेक्लेरेशन में। राइट हैंड साइड में देखिए रूल 9, it deals with the manner in which declaration shall be made. देखो फर्स्ट क्या है, every declaration which is required to be made on a package under these rules shall be legible and prominent. legible समझते हो? अच्छा बताओ, आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल है कि नहीं?
हाँ बड़ी है लेजिबल। लेजिबल मीन्स जिसको पढ़ा जा सके, समझ में आए, पढ़ने लायक हो। तो ये कह रहे जो भी प्री पैकेज कमोडिटी में लिखा जाएगा वो कैसा होना चाहिए, लेजिबल, दिखे, पढ़ने में आए, प्रोमिनेंट होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि पढ़ने में आ सके, ठीक है, दैट इज द रिक्वायरमेंट। न्यूमरल्स ऑफ द रिटेल सेल प्राइस एंड नेट क्वांटिटी शैल बी प्रिंटेड, पेंटेड, इंस्क्राइब्ड इन अ कलर दैट कॉन्ट्रास्ट कॉन्स्पिक्यूअसली विद द बैकग्राउंड ऑफ द लेबल। ये बताओ क्या हुआ, आज जाके सबसे पहले तो एक पैकेट खरीदना कोई और कंपेयर करना, कह रहे हैं जिस कलर का पैकेट है उसी कलर में नहीं लिखा होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। जैसे अगर येलो कलर का पैकेट है, येलो वाले चिप्स हैं, अब जब भूख लग रही है तो ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए, है ना, येलो कलर का चिप्स का पैकेट है तो आप देखो क्वांटिटी और प्राइस ब्लैक से लिखा होता है, कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए। अब येलो कलर का पैकेट था, आपने प्राइस भी लिख दिया, इंग्रेडिएंट भी लिख दिया, सब येलो पे ही, समझ में आया, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब वो कह रहे हैं लिखा तो हमने सब है, दिख नहीं रहा है, हमारी क्या गलती है, इसलिए लॉ में क्या लिखा गया, कॉन्ट्रास्ट कलर से लिखो, दूसरे कलर से लिखो। उसके बाद नेक्स्ट देख लो, नो डिक्लेरेशन शैल बी मेड सो एज टू रिक्वायर इट टू बी रेड थ्रू एनी लिक्विड कमोडिटी कंटेन्ड इन द पैकेज। कह रहे हैं अगर लिक्विड कमोडिटी है तो वो लिक्विड हटने के बाद भी पैकेज रीडेबल होना चाहिए। कभी मिल्क पैकेट आप देखो, जब आप उसमें से मिल्क हटा दोगे तो भी उस पैकेट में आपको सब लिखा दिखेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई लिक्विड कमोडिटी इनसाइड है तभी आप रीड कर सकते, वरना रीड नहीं कर सकते। यू गेटिंग द थिंग, ठीक है, मतलब ऐसा ट्रांसपेरेंट फॉर्म का पैकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, व्हाइट होता है, व्हाइट कलर का पैकेट होता है, अगर आप उसमें से मिल्क हटा दो तो भी आप जो पैकेट देखो दैट इज अ व्हाइट कलर। कह रहे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तक लिक्विड इनसाइड नहीं है तब तक पढ़ने में आएगा वरना नहीं आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए। थर्ड, वेयर अ पैकेज इज प्रोवाइडेड विद एन आउटसाइड कंटेनर, ये बताओ क्या हुआ, और रैपर। जैसे कुछ कमोडिटीज आपने देखी है बिस्किट्स में आजकल, हाँ, कुछ ऐसे बड़े हाई फाई बिस्किट्स होते हैं, नॉर्मल बिस्किट्स आपने देखे हैं ऐसे एक पैकेट में अंदर सब होते हैं, जैसे पार्ले जी टाइप, और कुछ बड़े अमीर घर के बिस्किट्स होते हैं, एक डब्बा उसके अंदर एक एक बिस्किट पैक्ड, है ना, वो हाई फाई बिस्किट, हाँ 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 वही, जो भी है ना, उनकी रईसी समझो, पैकेट के अंदर एक एक पैकेट में एक बिस्किट, ठीक है। अब कह रहे जो वो बाहर का डब्बा है उसमें भी सारी चीजें लिखी होनी चाहिए, और वो जो तुम्हारा इंडिविजुअल पैकेट है उसमें भी लिखा होना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। देखो लिखा है वेयर अ पैकेज इज प्रोवाइडेड विद एन आउटसाइड कंटेनर और रैपर, सच कंटेनर और रैपर shall also contain all the declarations which are required to appear on the package, okay, where such container or wrapper itself is transparent। अगर रैपर ट्रांसपेरेंट है, कई आप अगर पैकेट्स नोट करो बाहर का कवर होता है, अंदर वो ट्रांसपेरेंट ऐसी पन्नी होती है जिसके अंदर चीजें रखी होती है, बिस्किट ही इमेजिन करो, वही समझ में आएगा, समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, एक बाहर का पैकेट हो गया जिसमें सब प्रिंटेड है, अंदर एक ट्रांसपेरेंट पन्नी है जिसके अंदर बिस्किट्स रखे हैं, उसके लिए रूल नहीं एप्लीकेबल, उस ट्रांसपेरेंट में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जैसे डार्क फैंटेसी वाला, आज खाना सब एक एक, क्या ना मैम बोला हमारे बिल ना डालना, ठीक है, उसमें देखना जो है उसमें इंडिविजुअल भी है, तो क्या इंडिविजुअल भी लिखो उसमें भी लिखो, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट पैकेज है तो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके ओके। फोर्थ देखिए, the particulars of the declaration are required to be specified under this rule on a package shall be either in Hindi script or in English। कह रहे हिंदी में लिखा होना चाहिए या इंग्लिश में, कोई एक लैंग्वेज तो एटलीस्ट यूज होनी चाहिए, ओके। ये सब चीजें हैं तो पेनल्टी नहीं लगेगी, अदरवाइज पीनल प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे। अब आपको समझ में आया पैकेट्स में इतनी चीजें क्यों लिखी होती है, इनके पीछे एक्ट है। अब देखो प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल किसको कहा जाता है, वो पूरा एरिया, जैसे अगर चिप्स के पैकेट को इमेजिन करो, ठीक है, चिप्स के पैकेट में जो फ्रंट एंड बैक मतलब जो डिस्प्ले पैनल है, जो एरिया है जिसमें लिखा जाता है, उसको कहा जाता है प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल। अगर सर्कुलर बॉक्स है, ठीक है, किसी चीज का ऐसा सर्कुलर डब्बा है, तो कह रहे हैं इसका ये जो पूरा सर्कमफ्रेंस हुआ, पूरा एरिया जो गोल वाला एरिया है, वो उसका प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल होगा। तो बेसिकली प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल इज द फ्रंट एंड द बैक, अंदर का जो एरिया है जो सिल्वर कलर का होता है, ठीक है, दैट इज नॉट अ प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल, इसीलिए उस पर इंफॉर्मेशन नहीं होती, उस पर मैक्सिमम होता है तो वो जो ऑफर होते हैं या कई बार कुछ जीत जाते हैं वो लिखा होता है, इनाम निकलता है जो, हाँ क्या निकलता है, कोड,
हाँ स्क्रैच कार्ड वगैरह वो हो सकता है, बिकॉज दैट इज नॉट अ मैंडेटरी डिक्लेरेशन. मैंडेटरी डिक्लेरेशन हैज टू बी इन द प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल ओनली. इन रिलेशन टू पैकेज मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पैकेज, जितना भी सरफेस है वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल होता है. ऑल द इंफॉर्मेशन कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर एंड गिवन एट वन प्लेस. ये समझ गए? कह रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग जगह लिखो, सब कुछ एक जगह लिखो. तभी ये लोग क्या करते हैं, फ्रंट पे सिर्फ कंपनी का नाम या प्रोडक्ट का नाम और पीछे वाले पे सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं. ओके. प्री प्रिंटेड इंफॉर्मेशन कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर and given in one place, and online information could be together in other place. What is the area prescribed for principal display panel? इसके जरा 3 पॉइंट्स पढ़ो. थोड़ा मैथमेटिकल है, उस पर परेशान ना होना. घबरा गए ना? हाइट ऑफ द पैकेज मल्टीप्लाइड बाय सर्कमफ्रेंस. बचपन में लेंथ इनटू ब्रेथ टाइप का कुछ किया था, है ना? कुछ नहीं, वो पूरा एरिया जो गोल एरिया है ना, वो ही कह रहे हैं प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल. एनी डाउट? ठीक है. तो ये प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल है और इस प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल पे ही वो मैंडेटरी डिक्लेरेशंस लिखने जरूरी है. अगर वो नहीं लिखा जाएगा तो पेनाल्टी अट्रैक्ट हो जाएगी. ओके. नेक्स्ट आओ रजिस्ट्रेशन फॉर इंपोर्टर ऑफ वेट और मेजर. अब बताइए वेट और मेजर हम बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं. कह रहे हैं अगर आप इंपोर्ट करके लाए हैं तो भी आपको उस वेट और मेजर को यहाँ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन. Section 19 provides that no person shall import any weight or measure unless he is registered with the director in such manner and on payment of such fees as may be prescribed. तो आपने चाहे यहाँ मैन्युफैक्चर किया हो या आप इंपोर्ट करके लेके आ रहे हो, आपके वेट्स एंड मेजर्स जो हैं या उनकी जो मशीन है, दे हैव टू बी रजिस्टर्ड एज पर दिस एक्ट. ओके. नेक्स्ट आइए, इसकी हेडिंग से बताओ इसमें क्या होगा. अंदर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हेडिंग बताओ. सिंपल. प्रोहिबिशन ऑन मैन्युफैक्चर, रिपेयर और सेल ऑफ वेट और मेजर विदाउट लाइसेंस. यानी अगर लाइसेंस नहीं है तो वेट रिपेयर, सेल या मैन्युफैक्चर वेट्स एंड मेजर का नहीं हो सकता. ठीक है. अंदर रहने देना, अंदर मत पढ़ना. अब आ जाइए ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज में. देखो ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी हम मार्क तो करा दे रहे हैं, बट वही क्वेश्चन आएगा याद करनी है कि नहीं करनी है. तो क्या करेंगे? करनी है. हाँ हाँ कर लेना, फिर हो जाए तो कर लेना. ठीक है. देखो सबसे पहला सेक्शन 25 में ऑफेंस देखो क्या है. सेक्शन 25 प्रोवाइड्स फॉर पेनाल्टी फॉर यूज ऑफ नॉन स्टैंडर्ड वेट और मेजर. बताओ क्या गलत काम हुआ? हमारा वेट और मेजर स्टैंडर्ड नहीं है, जो एक्ट के हिसाब से होना चाहिए वो नहीं है. पेनाल्टी ढूंढो कितनी है? हाँ 25,000 rupees and for the second or subsequent offense with imprisonment for a term which may extend to 6 months. सेक्शन 26 में बताओ ऑफेंस क्या है? ऑल्टर या टैंपर कर रहा है. वो वेट और मेजर को अगर आपने टैंपर किया, टैंपर्स विथ और ऑल्टर्स रेफरेंस स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, वर्किंग स्टैंडर्ड और इंक्रीज और डिक्रीज और ऑल्टर्स एनी वेट और मेजर विद अ व्यू टू डिसीव एनी पर्सन. यानी आपने अपने वेट और मेजर के साथ कुछ छेड़छाड़ करा, उसके जो डिजिट्स हैं या उसकी जो यूनिट्स हैं वो सही नहीं आ रही हैं, और ये इसलिए किया ताकि लोगों को क्या हो सके? डिसेप्शन हो सके, कंफ्यूजन हो सके. देखो कितनी पेनाल्टी है? 50,000 rupees and for the second and subsequent offense imprisonment for a term which shall not be less than 6 months up to 1 year. What is the meaning of this line? Second and subsequent offense. हाँ एक बार किया फिर दोबारा वही गलत काम कर दिया तो इतनी हो जाएगी. ओके. 27 में बताओ क्या गलत काम किया? ठीक है. वही नॉन स्टैंडर्ड वेट और मेजर आपने क्या किया है? मैन्युफैक्चर किया है. who manufacture or causes to be manufactured. ठीक है. और sells any weight or measure which do not conform to the standards of weights or measures specified under this act.
or which bears thereon any inscription, measure or number which does not conform to the standard. इसकी देखिए कितनी है पेनल्टी, 20,000 rupees or imprisonment for a term which may extend to 3 years. इसके बाद नेक्स्ट आइए, ये सब ऐसे पीनल प्रोविजन ही हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेनल्टी मार्क करो, काउंटर फीटिंग की. काउंटर फीट क्या होता है पता है आपको? कॉपी करना. जैसे हमने क्या किया, सील मोहर ही कॉपी कर ली. आप समझ रहे हैं? जैसे हमने आपको बताया था जो भी वेट्स एंड मेजर हैं, मान लो OIML की मोहर लगी है, तो आपने क्या किया, OIML की मोहर की कॉपी बनाई. अब आप वेट और मेजर खुद बनवाते हो और उसमें OIML की मोहर लगा देते हो. दिस इज व्हाट इज नोन एज काउंटर फीटिंग. ओके, तो अगर हमने काउंटर फीट किया है, पहले तो देखो काउंटर फीट का मतलब क्या हुआ. अ पर्सन इज सेट टू काउंटर फीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग. यानी हमने उसकी डुप्लीकेट बना ली है अगर, तो उसको क्या कहा जाता है, काउंटर फीट. किस लिए किया है ऐसा? इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, ताकि लोगों को धोखाधड़ी हो सके. तो आपने ICSI की मोहर बनवा ली, ठीक है. फिर मार्कशीट अपनी खुद आपने प्रिंट निकाली और उसमें ICSI की मोहर. आइडिया अच्छा दे रहे ना? नहीं नहीं, नंबर फिर कम कहाँ आएंगे जब ICSI की मोहर आपके हाथ में होगी. तो देखो कहीं 100 के ऊपर ना निकल जाए. 100 में से 102, 2 नंबर फॉर हैंड राइटिंग, है ना, गुड हैंड राइटिंग. ओके, तो सजा देखो कितनी है काउंटर फीटिंग की. अच्छा, किसी ने स्कूल में साइन किया है, पेरेंट्स का फर्जी साइन किया है बोर्ड एग्जाम्स में? अरे बाप. अच्छा, पेरेंट्स का किया, किसने किसने किया, ऑनेस्टली बताओ. अब क्या ही फर्क पड़ रहा है, हम थोड़ी बताने जा रहे हैं. हाँ, किसने किसने किया है पेरेंट्स का? इतनी प्राउडली हाथ उठा रहे हैं सब, हमने किया है. अच्छा, किसने किसने पेरेंट्स की चेकबुक पे किया है? इतने बड़े फ्रॉड नहीं करते. रिपोर्ट कार्ड में किया है? हाँ, ये फिर भी ठीक है, चलो रिपोर्ट कार्ड भी बड़ी चीज हो गई. डायरी में करा है तो ठीक है, ठीक है. डायरी में नहीं करा. अच्छा, कितने लोग ने पेरेंट्स के अलावा किसी का किया है कॉपी? टीचर का किया है? अरे वाह. वो चेक कर देता था. इस बात का कुछ फीस या कमीशन भी लेता होगा? नहीं, समोसे लेता. हाँ, बचपन में ये चलता था, समोसे लेता था. प्रिंसिपल का किया है किसी ने? अच्छा, प्रिंसिपल का स्टैम्प चलता है. अच्छा अच्छा, हमारे टाइम पे साइन चलता था. कुल मिला के सबने कभी ना कभी काउंटर फीट किया है. ये बनेंगे हमारे देश के कंपनी सेक्रेटरी, जो लॉ कंप्लायंस, है ना, इसके एक्सपर्ट बनने वाले हैं. ये सब काउंटर फीट. कुल मिला के काउंटर फीट समझ के क्या हुआ, बस यही होता है काउंटर फीट. पेनाल्टी देखो, मिली पेनाल्टी. imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 1 year. जेल है. imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 5 years. counterfeiting की penalty. ओके, नेक्स्ट आ जाओ, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस. मतलब समझा दे रहे, इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. कंपाउंडिंग का बेसिक मतलब होता है सेटलमेंट. जैसे मान लीजिए, ये हर लॉ में कंपाउंडिंग का एक प्रोविजन होता है कि जैसे मान लीजिए कोई अनवेरिफाइड या ऐसा कुछ वेट एंड मेजर मिला और उन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू करी. अब हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और हमने ये कह दिया कि ठीक है, आई अग्री, ठीक है, इसकी जो भी अमाउंट होता है, कॉम्पनसेशन होता है, हम देने को तैयार है, लेकिन मेरे खिलाफ आप प्रोसिक्यूशन ना करिएगा, केस ना करिएगा. इस सेटलमेंट को कहा जाता है कंपाउंडिंग. ये घूस नहीं है, घूस तो नहीं लग रही है कि पैसा देके केस बंद कर दिया. नो, दिस इज द एक्चुअल सिस्टम कि आप खुद ब खुद सरेंडर कर दो. तो आपने खुद सरेंडर कर दिया, आपने कह दिया जो अमाउंट बनता है हम देने को तैयार है, लेकिन अब प्रोसीजर आगे मत करवाइएगा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जा रहा है, फिर डिसीजन आ रहा है. दिस इज व्हाट इज नोन एज कंपाउंडिंग. सेटलमेंट लिख सकते हो, आगे लिख लो सेटलमेंट. इन टर्म्स ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 25, 27, 39 either before or after institution of the prosecution be compounded on payment for credit to the government. ये बताओ क्या हुआ, सिर्फ इतनी लाइन से समझ आ जाएगा. be compounded on payment for credit to the government मतलब
सेटलमेंट करने के लिए आपको अमाउंट देना पड़ेगा और वो अमाउंट कहाँ जमा हो जाएगा? गवर्नमेंट के पास। ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज कंपाउंडिंग। अच्छा, ऑफेंसेस बाय कंपनी कर लेंगे, क्या मतलब हुआ बताओ इसमें? हर चैप्टर में आएगा, कर लेंगे ना पक्का कि अगर कंपनी ने किया है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जो इन चार्ज था। ठीक है, बस ये नहीं करना, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स मत करना, स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स मत करना। और अब डायरेक्टली आ जाओ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पर। लीगल मेट्रोलॉजी खत्म है, ये दूसरा एक्ट है एसेंशियल कमोडिटी। पहले क्या होता था, एसेंशियल कमोडिटी और लीगल मेट्रोलॉजी दो अलग अलग चैप्टर्स थे। अब उन्होंने एसेंशियल कमोडिटी को बस इसके साथ ही छोटे से पोर्शन में डाल दिया है। ठीक है, लीगल खत्म हो गया, लीगल मेट्रोलॉजी खत्म। ओके, एसेंशियल कमोडिटीज, राशन शॉप्स पता है क्या होती है? गए हैं कभी सामान लेने? क्या मिलता है राशन शॉप में? राशन में क्या मिलता है? गेहूं है वो लेने जाते हैं आप, है ना? सब्जी लेने तो उतरते नहीं है, आप गेहूं लेने जाती हैं। अच्छा, किसके लिए होते? राशन कार्ड देखा किसी ने? राशन कार्ड है किसी का? होगा भी नहीं, बीपीएल के लिए बनता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। पहले क्या होता था, सी व्हाट इज राशन शॉप, आई टेल यू। सरकार ये चाहती है कि जो भी लोग हैं सबको फेयर प्राइस पे बेसिक कमोडिटीज मिले, इसेंशियल कमोडिटीज मिले सही प्राइस पे। ठीक है, तो सरकार ने कुछ गवर्नमेंट की शॉप्स खुलवाई और वहां पर राशन देना शुरू किया कम दामों में। इन राशन शॉप से आपको पता है 5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो ऐसे मिलता है चावल, आटा, दाल, ये सारी चीजें बहुत सस्ता, 2 रुपीज पर केजी या 3 रुपीज पर केजी। ऑयल, ऑयल भी मिलता है, इधर ये सब चीजें मिलती है। ठीक है, पहले क्या होता था, ये सबके लिए होता था। ओके, तो ये देखा गया कि जो रिच लोग हैं वो ज्यादा फायदा उठाते हैं। सबका राशन कार्ड होता था पहले, सबका राशन कार्ड होता था। तो सबको ना लिमिट, कंट्रोल कहते हैं, अगर कभी आपने वर्ड सुना हो, कंट्रोल में मिलता है, इसको कंट्रोल वर्ड बोला जाता है। एनीवेज, तो सबको मिलता था, तो सब लोग को एक वो होता था कि आपके घर में जितनी फैमिली मेंबर्स है, जैसे 5 मेंबर है तो आपको सिर्फ 5 kgs राइस मिल सकता है। तो लोग क्या करते थे, जो अच्छे फाइनेंशियली गुड है वो भी दूसरों दूसरों के नाम से और ले लेते थे कि मतलब तुम अपने राशन कार्ड से ले आना, हम ही रख लेंगे। गॉट द पॉइंट, हमने अपना 5 किलो ले लिया, फिर हमने तुमसे कहा तुम अपने राशन कार्ड से भी मेरे ले आना। तो सरकार को ये समझ में आया कि जिनको जरूरत है वो ले नहीं पा रहे, और जो फाइनेंशियली साउंड है, जो एक्चुअल रेट पे ले सकते हैं, वो ज्यादा ले रहे थे। तब जाके ये राशन कार्ड बंद कर दिया गया था, और सिर्फ आज एप्लीकेबल किसके लिए है? बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को। तो हम लोगों के लिए ये अब अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन वाले। आप कुछ अगर रास्ते में आपने देखा हो, कुछ शॉप होती है जिसमें बहुत भीड़ लगी होती है, कई बार वो राशन शॉप होती है, कभी ध्यान से देखना, उसमें लाइन लगी होती है, सुबह इतने बजे से इतने बजे तक मिलता है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो लाइसेंस्ड शॉप होती है। ठीक है, ये राशन शॉप जो बनती हैं कि एसेंशियल कमोडिटी सही रेट्स पे मिले, इसका भी लॉ है, इसका भी एक्ट, और उस एक्ट को कहा जाता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इस एक्ट का बेसिक पर्पस यही है कि ये जो एसेंशियल आइटम्स हैं ये सबको फेयर प्राइसेस पे अवेलेबल हो। ठीक है, तो देखो ये वही एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाज एनैक्टेड टू रेगुलेट production, supply and distribution of certain commodities which are declared as essential commodities। तो कुछ commodities को essential declare किया गया और यही commodities राशन शॉप्स में मिलने लगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो बताया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के हिसाब से कौन कौन सी होती है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? तो हम कुछ और बोल रहे हैं, ओके, दवा लिखा है, ड्रग्स, समझ गए, ड्रग्स मेडिसिन के बिना कुछ और दिमाग लगाए। देखो ड्रग्स है, फर्टिलाइजर्स, फूड स्टफ। व्हाट इज अ फूड स्टफ? खाने पीने की चीज। ठीक है, अभी इस पे आ रहे हैं हम वापस। पेट्रोलियम, रॉ जूट, सीड्स ऑफ फूड क्रॉप, सीड्स ऑफ कैटल फॉडर एंड जूट सीड, इन चीजों को एसेंशियल कमोडिटी माना गया। बट आपको पता है सबसे ज्यादा लड़ाई हुई फूड स्टफ। जैसे ही इन्होंने लिखा फूड स्टफ, अब केसेस होने शुरू हो गए। ठीक है, क्योंकि हर इंसान हर चीज को फूड स्टफ डिक्लेयर करने की बात कर रहा था। इस पे एक बड़ा फेमस केस हुआ जिसमें कहा गया टी, चाय, चाय भी एसेंशियल कमोडिटी है। बताओ चाय एसेंशियल कमोडिटी है कि नहीं? एसेंशियल कमोडिटी का मतलब बताओ क्या हुआ?
अच्छा नहीं खाएंगे तो यू विल डाई। चाय नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। चाय एसेंशियल कमोडिटी हुई कि नहीं हुई? चाय फूडस्टफ हुआ। आपको पता है केस था इसका, सुप्रीम कोर्ट तक इसका केस में दिया, नहीं हटा दिया इन्होंने, इसका केस सुप्रीम कोर्ट तक गया कि भाई चाय को, उन्होंने कहा चाय इज अ फूडस्टफ। फूडस्टफ मतलब कोई भी चीज जो खाई जा सकती है, ठीक है। चाय जो होती है उससे नरिशमेंट भी होता है, सरदर्द भी जाता है। ये केस का वो था, केस था आपके कोर्ट में पहले। और चाय जो होती है इसलिए उसको फूडस्टफ माना जाएगा, और अगर वो फूडस्टफ है तो वो एसेंशियल कमोडिटी है, और एसेंशियल कमोडिटी तो रेस्ट ऑफ द चीजें बेची लेकिन लास्ट में ये कहा गया कि टी जो होती है उसको फूडस्टफ नहीं माना जाएगा। ऐसे ही आप लोग में से ही किसी एक ने केस कर दिया मैगी। अब आप कह रहे हैं बात गलत होती जा रही है, अभी तक चिप्स पे थी तो समझ आ रहा था, अब सीधे कहां आ गई मैगी। मैगी फूडस्टफ है कि नहीं? आप लोग ने केस लड़ा, आपने कहा पहली चीज तो फूडस्टफ है, खाने वाली है, हमारा सबसे ज्यादा नरिशमेंट तो उसी से होता है, मैगी के बिना जीवन कहाँ है ना। तो सबसे ज्यादा जब भूख लगती है, जरूरत पड़ती है, क्विकली बनने वाली चीज मैगी है, तो बताओ मैगी को माना जाएगा एसेंशियल कमोडिटी? क्यों? आप समझ रहे हो फूडस्टफ जो लिखा है उन्होंने वो कितना डिस्प्यूटेबल है। फूड स्टफ में क्योंकि इन्होंने आगे कुछ मेंशन नहीं किया, इसलिए हर खाने वाली चीज को फूड स्टफ में माना गया, और इसमें बड़े सारे केसेस हुए। मिल्क, कैसे बता ले रहे हैं आप अपने आप से, जज बन जाओ, सच बता रहे, एकदम इंस्टिंक्ट तुरंत आंसर आता है आपका। मिल्क इज अ फूड स्टफ और नॉट? मिल्क एसेंशियल कमोडिटी है, नरिशमेंट होता है। हाउ मेनी ऑफ यू टेक मिल्क रेगुलरली? कुछ बच्चों ने कोई हाथ नहीं उठाया है ना, है एसेंशियल कमोडिटी। ओके हाँ, मिल्क को डिक्लेयर किया गया था, इट वाज एन एसेंशियल कमोडिटी। चॉकलेट पता सब है आपको है ना। ओके, तो दिस वाज फूड स्टफ, इसमें टी का ही लैंडमार्क केस था, और टी को लास्ट में कह रहे टी ऐसी चीज नहीं है कि नहीं खाओगे तो मर जाओगे, इसलिए टी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फूड स्टफ। बता इसलिए दिया, मान लो एग्जाम में आ जाए, केस तो इन्होंने हटा दिया है, बट मान लीजिए एग्जाम में आ जाए तो ये याद रखेंगे, बाकी सब काल्पनिक था, टी वाला रियल केस था, ठीक है, बाकी सब हमने ऐसे ही बताया था। चलो आगे देखो, प्रियम्बल टू द एक्ट देखिए। The preamble says that it is an act to provide in the interest of general public for control of production, supply, distribution, trade and commerce in certain commodities. In essential commodities का proper production होना चाहिए, proper distribution होना चाहिए, किसके लिए? टू सिक्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो गरीब लोग जो नहीं खरीद पा रहे हैं वो भी खरीद सके, एंड अवेलेबिलिटी एट fair prices of essential commodities in the interest of general public. इस लास्ट लाइन का मतलब बताओ क्या हुआ? The interest of general public connotes interest of consuming public and not the interest of dealer. क्या मतलब हुआ? यहां जो कह रहे हैं जनरल पब्लिक का भलाई देखी जाएगी, उनको सस्ते रेट पे दिया जाएगा, तो ये किसकी बात कर रहे हैं? कंज्यूमर्स की या डीलर की? डीलर कौन हुआ? डीलर कौन हुआ? जो खरीद के बेच रहा है फर्दर, ठीक है, वो कह रहे डीलर को सस्ते रेट पे मिले, वो हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि डीलर तो रिकवर कर ही लेगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फेयर प्राइस पे किसको मिलना चाहिए? कंज्यूमर्स, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन वेस्टेड विद द पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एक्ट के अंदर पावर दी गई है अंडर सेक्शन 3 एंड कैन इशू ऑर्डर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। देखो कब कब ऑर्डर पास कर सकते हैं? when it is necessary for maintaining or increasing the supply of essential commodity. अगर essential commodity या अनाज या गेहूं जितनी चीजें हैं ये कम हो गई हैं, तो सरकार ऑर्डर पास करती है कि इनका प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए। for securing equitable distribution and availability of essential commodity at fair prices. ये सारी commodity कम रेट्स पर अवेलेबल हो, एंड यहां भी भेजा जाता है। देखो डिफेंस ऑफ इंडिया, ये आपको पता होगा, जितना भी ये प्रोडक्शन वगैरह होता है इसका एक ह्यूज अमाउंट डिफेंस के लिए भी भेजा जाता है, जो लोग आर्मी वगैरह में, तो ऐसा ना हो कि ये अनाज कम हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स पास करती है कि इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। ओके नेक्स्ट आइए, प्रोसेस इसका भी वही होता है, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन वाला। ये देखो ये वाला पैराग्राफ देखिए, इसमें क्या लिखा है? Essential commodity envisages two independent proceedings.
अगेंस्ट अ पर्सन चार्ज विद कॉन्ट्रवेंशन अंडर दिस एक्ट. देखना ये लाइन, कलेक्टर कैन कॉन्फिस्केट द सीज्ड कमोडिटी. इतने से ही पूरी लाइन समझ में आ जानी चाहिए. बताओ, कलेक्टर कैन कॉन्फिस्केट द सीज्ड कमोडिटी मतलब क्या प्रोसेस रहा होगा. पहले ये देखा कि आपके पास जो ये एसेंशियल कमोडिटी है ये गलत तरह से आपने रखी है, तो पहले उसका क्या होगा, सीजर. सीजर के बाद उसका क्या होगा, एडजुडिकेशन. और एडजुडिकेशन के बाद क्या डिसीजन आ जाएगा, कॉन्फिस्केशन. तो कॉन्फिस्केट द सीज्ड कमोडिटी. कॉन्फिस्केशन इज अ शार्प वेपन which the act has provided to the central government. A person aggrieved by an order of confiscation may appeal to the state government. ठीक है, बस एक लाइन और मार्क कर लो. The act declares that anything contained, notwithstanding anything contained in criminal procedure, every offense punishable under this act shall be cognizable. Cognizable समझते हो? Cognizable offense कौन से होते हैं? हाँ, कॉग्नाइजेबल मतलब वो ऑफेंस जो लॉ की नजरों में रिकॉग्नाइज्ड है, बड़े ऑफेंस हैं. ये इतने बड़े ऑफेंस हैं कि इसमें अरेस्ट के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती. यानी अगर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के हिसाब से कोई ऑफेंस किया है तो पुलिस जब आएगी तो वारंट लेके अरेस्ट करने आएगी आपको, कि बिना वारंट के अरेस्ट हो सकता है? बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है. ठीक है, फाइन, बस दैट्स इट. ये बेसिकली देखो आंगनवाड़ी वगैरह से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है. जहां जहां पर इक्विटेबल शॉप्स, जहां जहां फेयर शॉप्स की बात आती है, जिनको जिनको देना है उन सब में आ जाएगा. प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी है, मतलब सिर्फ वो ही एसेंशियल कमोडिटी को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हुआ लाइसेंस्ड शॉप. ये जितनी राशन शॉप्स होती है इनको लाइसेंस मिलता है. अब देखो फायदा क्या होता है इनको लेने का, मतलब लोग क्यों इंटरेस्टेड होते हैं कि राशन शॉप का लाइसेंस मिल जाए. ये लोग क्या करते हैं आपको पता है? हाँ, ये लोग क्या करते हैं, जैसे इनको सरकार से मिल गया 2 रुपए किलो गेहूं मिल गया मान लो, ठीक है, अब इनको बांटना है गरीब लोगों को. ये क्या करते हैं, थोड़ा बांट के दिखा देते खत्म हो गया, फिर उसके बाद ये उसको मार्केट रेट में बेचते हैं. ठीक है, तो लेट से 30 रुपए किलो बेचा, 28 रुपए का इनका प्रॉफिट हो गया. इसी को ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग कहा जाता है. और इसी पे फिर रेट पड़ती है, जो राशन शॉप्स पे रेट पड़ती है. फिर पता चलता है कि इतना इतना इनके पास था और इन्होंने बंद कर दिया, फिर उनके खिलाफ पीनल एक्शन होता है. तो हुएवर इज लाइसेंस्ड उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है. ठीक है, फाइन, चलो, सो वी आर डन विद. हाँ बेटा, क्या चीज? अच्छा, वो ये सब होता है. हम लोग ये देखते हैं कि राशन शॉप का मतलब हुआ सिर्फ गेहूं चावल, बट जितने ये सब चीजें, मेडिसिन, दैट इज ऑल्सो एसेंशियल कमोडिटी. फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम, ठीक है, ये सब एसेंशियल कमोडिटी. तो ये तो एक बहुत छोटा एस्पेक्ट हम लोगों ने बात करी राशन शॉप की. अदरवाइज ये सब भी चीप रेट्स पे अवेलेबल होते हैं गरीब लोगों को. ठीक है, फर्टिलाइजर्स हैं, सीड्स ऑफ कैटल फॉडर. कैटल फॉडर समझते हो क्या हुआ? फॉडर नहीं पता आपको? चारा, चारा समझ गए भाई, चारा नहीं जो काउस वगैरह खाते हैं. ठीक है, जूट सीड्स, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज एसेंशियल कमोडिटी. ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ हाँ हाँ, बताओ. हाँ हाँ हाँ, ये तुम देखो मैंडेटरी डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है कि आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखना पड़ेगा, कि ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किस देश में हुआ है. कुछ प्रोडक्ट्स में आप देखते हो लिखा रहता है सेल इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ओनली, या हाँ, दैट इज, कहाँ देख लिया मेरी अल्कोहल में लिखा होता है. ओके, कुछ चीजों में ये लिखना जरूरी है कि कौन सी कंट्री का ओरिजिन है. ठीक है, और सिर्फ कहाँ बिकना है, कि आपने कहाँ को बेचने की परमिशन ले रखी है. सिर्फ यहाँ बेचने की परमिशन लेके तो वो प्रोडक्ट दैट इज अ मैंडेटरी डिक्लेरेशन. हाँ, ये मैंडेटरी डिक्लेरेशन आपको लिखना पड़ेगा कि ये आपने एक्सपोर्ट, ऐसा ना हो कि आपने एक्सपोर्ट के लिए लिया तो और आप यहाँ बेच रहे हो, तो ये जो खरीद रहा है उसको कैसे पता चलेगा? पढ़ के. मतलब समझ में आया कि किस कंट्री का है. अब आप ऑब्वियसली, आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सी कंट्री का चीज हम खा रहे हैं, कहाँ का है. दैट इज व्हाई दैट इज अ मैंडेटरी डिक्लेरेशन. ओके, फाइन, चलो, सो वी आर डन विद दिस एक्ट ऑल्सो. 2 फिनिश कर लिए, कौन कौन से?